Good morning students, myself Bhunesh Goswami, welcome to Music Academy. So आज हम पढ़ने वाले हैं 11th चैप्टर ऑफ 11th बायोलॉजी और इस चैप्टर का नाम है पादपों में परिवहन। ठीक है, पादपों में परिवहन। यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो पादपों में परिवहन जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि हमारे शरीर यानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल ले लिया जाए, ठीक है, यानी जो हायर एनिमल होते हैं उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम से ही ब्लड का फ्लो होता है, पूरे बॉडी में होता है, और ब्लड ही सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है, तभी वो बॉडी चलती है। तो पादपों में तो ऐसा कोई ऑर्गन है भी नहीं, ऐसा कोई अंग नहीं है, ठीक है, कि वो ट्रांसपोर्ट कर सके उनके न्यूट्रिएंट्स। मेनली तो क्या होता है कि जो रूट्स होती है यानी जो जड़ें होती है वो क्या करती है, पानी यानी जो वाटर जो होता है उसका अवशोषण करती है, और जड़ों से यानी रूट से हर एक पार्ट तक, यानी हर एक पौधे के हर एक पार्ट तक उस पानी को, यानी जो वो पानी जो अवशोषण किया है रूट ने, वो हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, तो फिर ये किस तरह से इनके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये परिवहन कैसे होता है, ये एक बड़ी ही रोचक तथ्य है। इसीलिए इस पार्ट का अपन अध्ययन करेंगे कि भाई इसके अंदर ऐसी कौन सी मेथड्स होती है, ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती है, मेथड्स होती है, जिसकी ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि इनके अंदर ऐसा कोई ऑर्गन भी नहीं होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे कि अगर बात करें अगर भोजन की, ठीक है, तो भोजन अगर बात करें तो पादपों में भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से बनता है, और वो पत्तियों के अंदर बनता है, और वहाँ से वो भोजन किसी स्टोरेज ऑर्गेनल जो होता है वहाँ पे स्टोरेज होता है, स्टोरेज बॉडी में स्टोरेज होता है, और फिर वहाँ से हर एक पार्ट तक पहुँचाया जाता है। तो ये किस तरह से पहुँचाया जाता है, इनके अंदर मेथड्स क्या होती है, तो इनको ही इस अध्ययन में, इस पाठ में अपन अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो अगर छोटी दूरी पे अगर ट्रांसपोर्ट है, यानी अगर मैं बात करूं सेल की, या सेल के अंदर ही अगर सेल ऑर्गेनल्स ले लिए जाए, तो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा सेल के दो पास की सेल्स है उनके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वो यानी छोटी दूरी पे अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो किसके द्वारा होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन की मेथड्स। और इसके अलावा अगर लंबी दूरी पे अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट के मेथड्स कौन कौन से हैं, यानी परिवहन। अगर छोटी दूरी पे ट्रांसपोर्ट करना है तो दो मेथड होती है, एक होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी विसरण। ठीक है, और सेकंड है इसके अंदर, या अगर मैं बात करूं तो दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और सेकंड टाइप का होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी ये तो है निष्क्रिय ट्रांसपोर्टेशन और ये वो है सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन। निष्क्रिय में भी आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। विसरण में क्या होता है, कैसे इसमें मॉलिक्यूल्स का परिवहन होता है। तो डिफ्यूजन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है,
जैसा कि हमें पता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, और इसके अंदर वाली जो सरफेस है, हम जैसे पढ़ चुके हैं कि भाई ये जो है लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। अगर ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड हो गई, ठीक है, और ये इनर साइड हो गई, ठीक है। अब आउटसाइड से इनर साइड की ओर परिवहन करवाना है, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई ये जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, यानी लिपिड की दो परतों से बनी हुई है। इसके अंदर अंदरूनी जो परत है वो है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। यानी ये तो जो पोलर हेड होता है वो एक्वस फेज यानी जलीय फेज को फेस करता है, ठीक है। जबकि अंदर वाली जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक यानी ये नॉन पोलर होती है, इसीलिए नॉन पोलर आपस में मिल जाती है। तो ऐसे सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो साइज में छोटे हैं वो इजीली यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन भी कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे डिफ्यूजन में हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन के अंदर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। यहाँ पे एक दो मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, तो यहाँ पे इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या फ़र्क है? डिफ्यूजन इसके अंदर हमेशा यानी जो परिवहन जो होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है। अधिक सांद्र जैसे देखो नेचर में जितनी भी नॉर्मल जो जितनी भी क्रियाएं होती है वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक चिमटे की, जैसे कि अगर अपन चिमटा गैस पे गर्म करते हैं, ठीक है, गैस जो स्टोव होता है उस पर गर्म करते हैं, तो चिमटा क्या करेगा, आगे से गर्म होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे अधिक ऊर्जा है, ठीक है। तो वो अधिक ऊर्जा से हमेशा जो मैंने कहा परिवहन जो होता है वो अधिक से कम की ओर होता है, ठीक है। अगर जल की भी बात करें तो अगर एक जगह अगर जैसे कि अगर मैं बात करूँ टंकी, ऊपर वाली टंकी में जहाँ पानी भरा है ज़्यादा तो वहाँ से नीचे ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि नीचे से ऊपर आ जाएगा। अगर नीचे से ऊपर अगर लाना है तो अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे देंगे, मशीन लगाते हैं अपन, तभी वो नीचे से ऊपर चढ़ता है, अदरवाइज तो कभी नहीं चढ़ेगा। अपन चाहे कि यहाँ पे रख दे तो कभी नहीं चढ़ेगा, ठीक है। लेकिन नेचर में अगर बात करें तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही होता है। जैसे कि मैंने बात की ऊर्जा की, तो ऊर्जा भी जैसे अगर चिमटा अगर गर्म करेंगे तो आगे वाला भाग जो होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। आगे वाला भाग जो होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, और वो जैसे ही गर्म होगा तो फिर उसको आप पड़ा भी रख देंगे तो आगे वाला जो पीछे वाला भाग जो ठंडा था वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से अधिक एनर्जी से वो कम एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन होता है। पानी का भी वैसा ही है, अधिक पानी से वो कम पानी की ओर आएगा, ठीक है। डिफ्यूजन में भी ऐसा ही होता है। इसके अंदर क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल्स यानी जो अणु होते हैं इनका परिवहन होता है, ठीक है। और डिफ्यूजन के अंदर एक बात ध्यान रखने की बात है, इनके अंदर नो नीड ऑफ एनर्जी, मीन्स इनमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको किसी भी टाइप की एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये स्वतः ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्यूजन। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, ये हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा, ठीक है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा तो क्या होगा भाई, ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि भाई अगर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की, और जैसे कि मैंने मोटर की बात की थी कि भाई पानी ऊपर टंकी में ज़्यादा है और नीचे कम है, फिर भी अपने को नीचे से ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करना पड़ेगा, कम सांद्रता के से अधिक सांद्रता की और परिवहन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो इसके अंदर हमेशा
एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड। और एनर्जी अगर अगर प्लांट की बात करें या कोई भी लिविंग सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर एनर्जी होती है वो एटीपी फॉर्म होती है, यानी एटीपी इसमें यूज होंगे, ठीक है। तो एटीपी खर्च हो रहे हैं इसके अंदर, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं हो रही है। तो डिफ्यूजन भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तो इसके अंदर क्या होगा भाई, देखो सिंपल डिफ्यूजन में यही है कि इसके अंदर किसी भी टाइप की यानी परिवहन के लिए, देखो फैसिलिटेड का मतलब ही यही हो गया कि इसके अंदर किसी की ज़रूरत है, यानी इसको डिफ्यूजन को किया जा रहा है किसी की सहायता से। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, करियर प्रोटीन की सहायता से होता है। ये किसकी सहायता से होता है, करियर प्रोटीन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कोई करियर प्रोटीन की जरूरत नहीं है ये। और ये सिंपल डिफ्यूजन किस में होगा, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर पार्ट ही है ये इनर वाला। तो ऐसे जो साइज में कम होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जिनमें परिवहन होगा उसको बोल देंगे सिंपल डिफ्यूजन। और इसके अंदर हमेशा क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि डिफ्यूजन जो होगा यानी विसरण जो होगा वो किसकी वजह से होगा, करियर प्रोटीन की सहायता, यानी जो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं जो कि पोलर, अगर पोलर मॉलिक्यूल हो गए तो पोलर मॉलिक्यूल जो हो गए वो क्या करेंगे, वो बीच में से जा नहीं सकते, क्योंकि बीच में से क्या है, ये हाइड्रोफोबिक टाइप का नेचर होता है इनका, इनकी टेल्स का। तो उसके लिए क्या होता है कि इनके अंदर कुछ एक प्रोटीन्स की सहायता से, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि भाई मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं बाहर भी होते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। तो वो इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो जो इस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, किस टाइप से ये करवाते हैं अभी देखते हैं अपन। देखो ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये है बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब जैसा कि हमने कहा कि इसके अंदर फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा वो भी करियर प्रोटीन की सहायता से। तो यहाँ पे ये करियर प्रोटीन लगा हुआ होगा, और या इस करियर प्रोटीन को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में अपने को सहायता होगी। करियर प्रोटीन ये अपन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है।
अब ये जो है ये कहलाएगा करियर प्रोटीन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये बाहर मॉलिक्यूल यानी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनकी सांद्रता ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे यानी आउटर साइड में ज़्यादा है और बाहर की साइड में कम है। सॉरी, बाहर की ज़्यादा, ये आउटर साइड में ज़्यादा है और अंदर की साइड में सांद्रता कम है। तो डिफ्यूजन का एक ही रूल होता है कि ये हमेशा सांद्रता अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो यहाँ पे ये करियर प्रोटीन जो होगा इस पार्टिकल को यहाँ पे बाइंड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट होती है, तो बाइंडिंग साइट पे ये बाइंड हो चुका है। अब क्या होगा, ये प्रोटीन जो होता है ये पूरा रोटेट कर लेगा। जैसे ही इसने रोटेट किया तो इसने क्या, फिर नेक्स्ट स्टेप यही होता है इसके अंदर कि ये जो करियर प्रोटीन होता है वो रोटेट कर जाता है और रोटेट करने से जो ये पार्टिकल होगा वो जो कि आउटर मेम्ब्रेन में था वो इनर मेम्ब्रेन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ इसके अंदर, ये इसने रोटेशन किया। ठीक है, और रोटेशन करते ही ये यहाँ जो था इसने पूरा रोटेट किया और इस जैसे यहाँ पे 4 थे, यहाँ बहुत सारे थे, तो अब यहाँ पे 4 की जगह 5 हो गए। ठीक है, ये प्रोटीन यहाँ पे आके इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, बाकी ये 4 तो यहाँ पड़े ही थे, तो अब यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, इसी तरह ये ट्रांसपोर्ट करता रहेगा जब तक कि दोनों साइड में जो मॉलिक्यूल की सांद्रता है वो बराबर ना हो जाए। ठीक है, तब तक इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें हुआ क्या है, डिफ्यूजन हुआ है यानी ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है एक प्रोटीन की सहायता से, तो इसीलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। तो ये करियर प्रोटीन की सहायता से होता है। ठीक है, तो इस प्रोटीन को बोला जाता है करियर प्रोटीन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये भी अगेन 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सी टाइप का हो सकता है, तो इसको समझने के लिए अपन यहाँ देखते हैं। अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, पहला हो गया सिम्पोर्ट, सॉरी पहले अपन देखते हैं यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई 3 टाइप का होता है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अब ये क्या होता है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। ठीक है, तो समझने के पर्पज से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये एक प्रोटीन है करियर प्रोटीन, एक यहाँ पे भी बना लेते हैं। तो ये अगर करियर प्रोटीन द्वारा एक ही मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर इस करियर प्रोटीन के द्वारा एक ही मॉलिक्यूल यानी ये मॉलिक्यूल ए है
तो इसका एक ही डायरेक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का अगर परिवहन किया जा रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिपोर्ट, ठीक है। यानी यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे एक ही दिशा में हो रहा है, तो ये यूनिपोर्ट हो गया। नेक्स्ट है सिम्पोर्ट। अब सिम्पोर्ट में क्या होगा, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स यानी ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल का परिवहन किया जाएगा और वो भी एक ही डायरेक्शन में किया जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे सिम्पोर्ट। ये एक ही डायरेक्शन में इन दोनों का मॉलिक्यूल का परिवहन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए मॉलिक्यूल भी आ गया और बी मॉलिक्यूल भी आ गया, तो इसको बोला जाता है सिम्पोर्ट। ये है सिम्पोर्ट, ये है यूनिपोर्ट। और थर्ड टाइप का है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए ये जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ है ये मॉलिक्यूल बी। मॉलिक्यूल बी इसका डायरेक्शन जो है वो परिवहन का वो है इस साइड में, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल बी, यानी दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन वो विपरीत दिशा में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोला जाएगा, एंटीपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो तीन टाइप के डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल एक ही दिशा में परिवहन होगा, आउटर साइड से इनर साइड में और इनर साइड की ओर। सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल जो होंगे वो आउटर साइड से इनर साइड की ओर एक ही डायरेक्शन में उनका परिवहन हो गया, उसको बोल दिया जाएगा सिम्पोर्ट। फिर थर्ड टाइप का है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होगा कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल है, ए और बी मॉलिक्यूल है, उनका परिवहन जो है वो आउटर साइड से इनर साइड की ओर हो रहा है, लेकिन उनमें दिशाएं जो है वो विपरीत दिशा में है। ए मॉलिक्यूल जो है वो आउटर साइड से इनर साइड की ओर जा रहा है, तो बी मॉलिक्यूल जो है वो इनर साइड से आउटर साइड की ओर आ रहा है। तो इस तरह के परिवहन को बोला जाता है एंटीपोर्ट, ठीक है। तो ये होते हैं डिफ्यूजन, जिसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन आएगा और फैसिलिटेड डिफ्यूजन आएगा। सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी टाइप के प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, स्वतः ही वो परिवहन उनका होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जो होता है पोलर मॉलिक्यूल जिनका परिवहन जो है वो करियर प्रोटीन्स की सहायता से होते हैं, जिनको करियर प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये तीन टाइप के हो सकते हैं, यूनिपोर्ट हो सकता है, सिम्पोर्ट हो सकता है और एंटीपोर्ट हो सकता है, ठीक है। सेकंड अपन ने बात की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अपन ने बात करी थी कि ये जो है इनके अंदर एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड अपन ने बात करी थी कि ये जो होता है ये हमेशा लो कंसंट्रेशन, यानी लो कंसंट्रेशन जो होती है उससे लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर परिवहन होता है, ठीक है। इस तरह से ये परिवहन होता है, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सांद्रता अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये होता है, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, इसीलिए ये एटीपी की यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल की अगर बात करें तो इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर एग्जांपल की बात करें तो जो पंप्स जो होते हैं, पंप्स, अगर पंप्स की बात करें तो बॉडी के अंदर जैसे होते हैं ना, सोडियम पंप है और पोटेशियम पंप है, ठीक है। तो ये सोडियम और पोटेशियम पंप, यानी पंप भी एक तरह से प्रोटीन ही है, ठीक है, यानी ये प्रोटीन की सहायता से ही, प्रोटीन जो होता है पंप प्रोटीन ही है, और ये प्रोटीन जो है वो एटीपी की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की और मॉलिक्यूल्स का परिवहन करते हैं। जैसे कि अगर मैं यही बात अगर यहीं पे समझाऊँ तो इसके अंदर क्या होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जैसे कि अगर मैं सोडियम की बात करूं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, अगर यहाँ पे सोडियम जो है वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी इनके अंदर परिवहन जो है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि इनके अंदर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यहाँ पे परिवहन होता है, ठीक है। और तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एटीपी को खर्च किया जाएगा, तभी ये कम सांद्रता से
अधिक सांद्रता की ओर इनका परिवहन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा था। इसीलिए इनको सक्रिय ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट यानी कम दूरी के लिए ये ट्रांसपोर्ट पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस के अंदर दो टाइप के ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर झिल्ली की सहायता से यानी झिल्ली के सहायता से जो झिल्ली के थ्रू अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसको बोला जाता है परासरण। तो इसके अंदर सॉल्यूशन ए है और यहाँ पे सॉल्यूशन बी है। ये दो सॉल्यूशन है। अब दो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जैसे कि मैं बात करूँ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल है सॉल्यूट के, ठीक है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल है और ये भी सॉल्यूट है, बाकी ये पूरा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन किससे बना हुआ होता है? विलयन यानी विलय प्लस विलायक से। विलायक तो इसके अंदर जल है और विलय कौन सा है? सॉल्यूट। ये कुछ पार्टिकल है, तो इसके अंदर पार्टिकल कम है, इसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यही हो गया कि इसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर कम है, ठीक है। और तो जिसमें वाटर ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे अपन, यानी वाटर ज़्यादा और सॉल्यूट कम है, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है, तो ये कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो अगर ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, तो इसमें जल का मूवमेंट यानी जल का प्रवाह किस तरह होगा? झिल्ली है बीच में, तो
यही है कि भाई परासरण इसी को बोलते हैं कि इसके अंदर यानी यहाँ पे जल की सांद्रता अधिक है, यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट भी कम है, जबकि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो जल की सांद्रता कम हो गई। ठीक है, तो जल जो हमेशा है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। ठीक है, ये जो H2O पार्टिकल होंगे वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है परासरण। ठीक है, तो परासरण में क्या होता है, जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक झिल्ली यानी एक झिल्ली के माध्यम से गति करते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है परासरण। ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, जिसके अंदर जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम होता है यानी विलय अगर कम है और विलायक ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और जिसके अंदर विलय अधिक है विलायक कम है यानी वाटर कम है तो वो हाइपोटोनिक हो गया। तो परासरण में यही होता है कि भाई ऑस्मोसिस में यही होता है जल की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने ऑस्मोसिस देखा, ऑस्मोसिस समझा, उससे पहले अपन ने इसके अंदर डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्टर के बारे में बात की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स को अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।